रहा हूँ और रिजल्ट भी मैंने लिए हैं। तो वो ही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप किचन से अपने गार्डन को कैसे एनरिच करें, तो आपका गार्डन आपके किचन को कैसे सप्लाई करेगा। ये इसमें मैं पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब मैं ये इसके ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ टिप्स मैं देता हूँ, तो लोग आपस में कंफ्यूज करके मिक्स कर देते हैं कि ये भी या ये भी या ये भी। सी बेसिकली ये टिप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिप्स हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे टिप्स ही आप यूज करें और एक दूसरे को मिक्स में करें। हर टिप्स को क्लियरली आप समझिए, उसका पर्पज, उसका यूज। किसी के पास क्या अवेलेबल हो सकता है, किसी के पास क्या अवेलेबल हो सकता है, किसी के पास सब कुछ अवेलेबल हो सकता है। आप सारे टिप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना करें। तो इसलिए बहुत क्लियरली आप सुने, पेन और पेंसिल साथ में रखें, वन बाय वन आप उसको नोट करिए। कोई भी कंफ्यूज आपको हो, वो लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर होगा उस समय आप पूछिए। तो देखिए, किचन हैक्स या गार्डनिंग हैक्स जिसको मैं बोलता हूं, इसको हम लोग थोड़ा मिस्टर जी, आपका वीडियो हैंग हो गया है। इज इट फॉर मी और अदर्स आल्सो? For me also, for all of us, I think. Okay. Yeah, for us also. Yeah. So let's wait for him to reconnect. You just call up and tell him, huh? Yeah. He's just connecting again. Till Mishra ji rejoins us, towards the end of the session, he will also be doing a small session, or he'll share his views on how to prepare for winter next year. How he'll tell us how to save the plants or seeds for next year, so that we are fully prepared to grow from our own seeds. So please see the session till the end. Thank you. Hello. Yes, Mr. Ji, you're back. Hello. We can hear you. You are back. We are able to see. Hello. Hello. Mr. Ji, are you able to hear us? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। सर एक सेकंड में इससे कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे ब्लूटूथ से, अभी आवाज क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसमें आवाज है नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हेलो हेलो सर, एक सेकंड, लेट मी गेट माय एयरफोन। सर हमें तो आपकी आवाज आ रही थी, बट मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सो सम हमने बोली नहीं टेक्निकल रहे, इशू। हम बोल ही नहीं रहे, सब चुपचाप वेट कर रहे हैं आपकी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अब आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। हाँ, वो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ गया अचानक कोई केबल में। एनीवे, सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। बट तो मैं ये कह रहा था कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं
इसमें देखिए जो इसके टेक्निक्स हैं, इसको हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हम लोगों का एक है न्यूट्रिशन हैक्स, कि हम उसके लिए गार्डन के लिए, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन वैल्यूज ऐड करते हैं। एक होता है हमारा प्रिवेंटिव, कि हम लोग किसी भी डिजीज के लिए प्रिवेंटिव हों, और एक होता है क्योर, कि यदि कोई डिजीज आए तो उसका हम क्योर करें। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। कुछ ऐसे हैक्स हैं जो तीनों में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशंस देंगे, कुछ प्रिवेंटिव होंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। देखिए, गार्डन में या अपने पोर्ट्स में काम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि आपकी सोयल एसिडिक है या एल्कलाइन है। पहला आपका ये है। तो ये इसका बड़ा सिंपल तरीका है आपको मालूम करने का, वो भी आप अपने किचन से मालूम कर सकते हैं कि आपकी सोयल का पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एसिडिक होगा या एल्कलाइनिक होगा। तो बड़ा सिंपल है। आप अपने गार्डन सोयल को किसी भी बाउल में लें। बाउल में लेने के बाद आपके पास जो विनेगर होता है, यदि आप विनेगर उसमें डालेंगे और बबल्स आ रहे हैं, यदि आपके सोयल में से बबल्स आ रहे हैं, इट मींस आपकी सोयल एल्कलाइन है, मतलब उसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, 7.5 से अबोव है। तो आपको पता चलेगा आपकी एल्कलाइन सोयल है। इनकेस उससे कोई रिएक्ट नहीं होता तो आपको क्या करना है कि आपका बेकिंग सोडा को डाइल्यूट करके आप उसमें डालेंगे मिट्टी में, और बबल्स आते हैं तो आपकी सोयल एसिडिक है। और दोनों से कोई रिएक्ट नहीं होता, इट मींस आपका सोयल वैल्यू, पीएच वैल्यू नॉर्मल है। तो ये पहले इंफॉर्मेशन आपने मालूम कर ली विद योर किचन कि आपने अपने सोयल का पीएच वैल्यू एसिडिक होगा या आपका एल्कलाइन होगा, सो दैट आपको आगे जो भी ऑपरेशंस आप करें, जो भी आप प्रिकॉशंस ले, आपको पता होगा आपकी सोयल कैसी है। दूसरा जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी सोयल की प्रॉपर्टी क्या है, क्लेइस है, सैंडी है, लोमी सोयल है, इसमें सिलिका है, या क्या प्रॉपर्टी, जनरल इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट ए सोयल टेस्ट। आपको क्या करना है, कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी है, जैसे अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आती हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए आप, उसमें आप 1/3 मिट्टी भरिए अपने गार्डन की, और उसमें 2/3 पानी भर दीजिए, उसको अच्छे से सेक करिए, हिलाइए। हिलाने के बाद उसको लेट इट सेटल डाउन। आप उस मिट्टी को सेटल डाउन होने दीजिए। आप देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू अप आपको डिफरेंट लेयर्स मिल जाएंगी। मिट्टी की अलग अलग लेयर होंगी। जो क्ले होगी वो बिल्कुल बॉटम में होगी, थोड़ा सा आपका सैंडी होगा ऊपर होगा, कोरस सैंड ऊपर आ जाएगी, और कुछ में फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पे कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स होंगी, इससे आप अपने सॉइल प्रॉपर्टीज का पता कर सकते हैं कि उसमें क्ले कितना है। जितनी मोटी लेयर नीचे होगी, क्ले का परसेंटेज उतना ज्यादा होगा, उसमें सैंडी कितना है, और यदि कोई फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, शाइनिंग पार्टिकल्स हैं, हेलो, सॉइल पार्टिकल्स हैं जो फ्लोटिंग कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए कि उसमें शाइनिंग है, एकदम ब्राइट है, या क्या है। तो आपकी एक सॉइल का जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आपकी सॉइल कैसी है, उसका पीएच लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे ट्रीटमेंट करने होते हैं, प्लांट्स लगाने होते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सॉइल टेस्ट का मैंने बताया। अब मैं आपको गार्डनिंग हैक्स के बारे में बताता हूं जो 1 बाय 1 आपने करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं कि वो चीजें जो आपके सॉइल को एनरिच करेंगी, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देंगी, और आपके प्लांट्स को हेल्दी करेंगी। देखिए, हम लोगों को फीड करने के लिए प्लांट्स के लिए बेसिक जो चाहिए होता है, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पर बेसिक होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। इनके लिए नॉर्मली हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। यूरिया यूज करते हो आप, डीएपी यूज करते हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज करते हो। आप इनको नहीं यूज करके आप टोटल अपने इन हाउस से ये सब चीजें अवेलेबल करा सकते हो अपने प्लांट्स को। इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप अपने प्लांट्स को अवेलेबल करा सकते हो विद योर किचन। तो 1 बाय 1 आप नोट करिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या है, जितने भी आपके पील्स होते हैं, ये आपके फ्रूट्स पील्स हैं, जितने भी फ्रूट पील्स, आपके बनाना हो, आपके ऑरेंजेस हो, आपके पोमोग्रेनेट्स हो, जो भी फ्रूट पील्स हैं, वो आपका बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट्स न्यूट्रिशंस का। तो आप उनको वेस्टेज मत करिए, आप उनको फेंकिए मत, उनका यूज होता है, उनका डिफरेंट यूज होता है, वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, स्टार्ट हम लोग बनाना से करते हैं, जो अब बहुत पॉपुलर हो चुका है कि बनाना पील्स को यदि आप ड्राई करते हैं और उसका आप पाउडर बना लेते हैं, उसके फ्लेक्स बना लेते हैं, वो आपका कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट्स के। मेरा फोन आ ही नहीं रहा। तो वो कैल्शियम के लिए बनाना पील्स बेस्ट सोर्स है। पोटेशियम के लिए
और उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें आयरन भी होता है। तो बनाना पील्स बहुत एनरिच करेगा। सेकेंडली, जितने भी ऑरेंज के पील्स हैं, आपके सिट्रस पील्स जितने भी होंगे, वो भी परफेक्ट आपका सोर्स है फास्फोरस एंड पोटास का। उनको भी आप ड्राई करके पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। अब कई लोगों का ये होता है जी, हम लोग ड्राई नहीं कर पाते पील्स को, ड्राई नहीं होते, फंगस लग जाता है या प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो पाता। नथिंग टू वरी, आप यदि ड्राई नहीं कर पाते तो आप इनको बॉयल कर लीजिए। जितने भी पील्स हैं, आप पील्स को बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप उसको लिक्विड मैन्योरिंग, जैसे आपको चटनी बनाते हैं वैसे बना के डाइल्यूट करिए और अपने प्लांट्स में अप्लाई करिए। ये सारा रूट एप्लीकेशन होगा। आप देखेंगे आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशंस की कमी नहीं रहेगी। जो भी ऑरेंज आपके पील्स हैं, आपके पोमोग्रेनेट पील्स भी हैं, और ये तीन चीजें, पोमोग्रेनेट, बनाना और आपके ऑरेंज पील्स, ये तीन फ्लावर मतलब आपके फ्रूट पील्स प्लांट्स के लिए बहुत सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशंस को। तीन चीजों को तो बिल्कुल नहीं फेंकना। इसके अलावा आपके पास फ्रूट पील्स में और भी ऑप्शंस बहुत होते हैं। जितने भी फ्रूट पील्स हैं, देखिए कोई भी हमारा ऐसा नहीं है जो वेस्टेज हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका एप्पल पील्स हैं, आपके गुआवा पील्स भी आप यूज करते हो, उनको भी आप डालिए अपने प्लांट्स में। चाहे आप कंपोस्ट बना के डालें, चाहे आप लिक्विड बना के डालें, या ड्राई बना के पाउडर बना के डालें, वो आपके प्लांट्स को बेनिफिट करेगा। इन फ्रूट पील्स के अलावा अब हम आते हैं सब्जियों पे, जो हमारी इनकी न्यूट्रिशन को सप्लाई करती हैं। बहुत सिंपल है। आप लोग पोटाटा पील्स को, आलू के छिलकों को फेंक देते हैं। आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ये आपके प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस के साथ साथ मेडिसिनल इफेक्ट भी देते हैं। आलू के पील्स को यदि आपने बॉयल किया और उसको आप पानी को यूज करते हो, या जब आप आलू बॉयल करते हो, उस बॉइलिंग वाटर को, जो पानी है, उसको आप न फेंक के आप अपने प्लांट्स में डालिए। आप देखेंगे प्लांट्स की एक ओरा डिफरेंट होगी, क्योंकि उसको बहुत कुछ कार्बन सप्लाई होता है, इसमें सेल्यूलोस होता है, ये ह्यूमिक एसिड का डेवलप करता है। तो आप इनको कभी मत फेंकिए। जैसे मैं बता रहा हूं आलू, अब आप प्याज का छिलका है, प्याज का छिलका देखिए, प्याज का छिलका यदि आप डिप करते हो पानी में, भिगो के रखते हो, और उस पानी को आप अपने प्लांट्स के रूट्स में डालते हो, उस पानी को आप स्प्रे करते हो, तो आप इसका वंडरफुल इफेक्ट देखेंगे प्लांट्स में। फ्लावर्स के साथ में ये कई तरह की इंसेक्ट्स को बचाता है, कई तरह की आपके जैसे वो आते हैं इसमें बग्स आती हैं, उनको बचाएगा। तो प्याज के छिलके, आलू के छिलके, ये बड़ा कॉमन है। उसके बाद हम जो बड़ा बढ़िया यूज करते हैं, अभी जैसे सर्दियां जा रही हैं, सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत होती हैं, ग्रीन फॉलेज वेजिटेबल्स। फॉर एन एग्जांपल, आप पालक लेके आते हैं, आप मटर लेके आते हैं, आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आते हैं, आप मेथी लेके आते हैं, जितना आपको ईडेबल पार्ट होता है आप यूज करते हैं, बाकी सारा आप नॉर्मली डस्टबिन में डालते हैं। तो आप उसको फेंकिए मत। देखिए, एक तरीका होता है कि आप कंपोस्ट कर रहे हैं, होम कंपोस्टिंग आप कर रहे हैं, वो तो आप किसी चीज से कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। पर मैं जो बता रहा हूं कि यदि आप होम कंपोस्टिंग नहीं कर पाते, नाउअडेज एक्चुअली आप अपार्टमेंट्स में रहे, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, टेरेसेस में हैं, कंपोस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो ये हैक्स हमारी काम आती हैं। तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके ग्रीन लेफ्ट ओवर पार्ट है ऑफ योर ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक का जो डंठल बच गए, जो पत्ते बच गए, जो भी ग्रीन पार्ट है, आप उस ग्रीन पार्ट को बॉयल करिए, अच्छे से बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप उसको कूल डाउन होने दीजिए। कूल डाउन करने के बाद उसको मैश करिए, मिक्सी में आप कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड ग्रेनाइडर से मैश करिए, एक आपका एक सैलरी बन जाएगी। उस सैलरी में अब देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला कि आपको अपना सोयल टेस्ट करना है। यदि आपकी सोयल एसिडिक हो तो आपको विनेगर ऐड नहीं करना है। आप प्लीज इसको नोट करिए, इन केस आपकी सोयल एसिडिक हो तो आप विनेगर इसमें ऐड मत करिए। आपकी सोयल न्यूट्रल हो या एल्कलाइन हो, कोई इशू नहीं है। आप उसमें इस सैलरी में 2-3 ड्रॉप्स, फॉर एन एग्जांपल आपके पास 2 या 3 लीटर का आपके पास ग्रीन सैलरी है, उसमें आप 5 ml विनेगर डाल दीजिए, व्हाइट विनेगर, और उसको आप मिक्स कर दीजिए, फिर आपके प्लांट्स की रूट में आप उसको अप्लाई करिए। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो ग्रीन आप सैलरी यूज करते हैं। फर्स्ट, ये आपके ह्यूमिक एसिड डेवलप करता है रूट्स में, जो प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल है रूट ग्रोथ करने के लिए। सेकेंडली, ये उसमें एक पोरस इफेक्ट क्रिएट करेगा, आपका जैसे पोरोसिटी स्पॉन्जी इफेक्ट क्रिएट करेगा रूट्स के अंदर, तो रूट्स की एरेशन बढ़ जाती है। और साथ में जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए ग्रीन सैलेड्स के अंदर आपके ये आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटाश, ये सारे के सारे एलिमेंट्स माइक्रो
रूप में अवेलेबल हैं जो प्लांट्स को डायरेक्ट अप्लाई होंगे, तो आपने डायरेक्ट उसको एनरिच कर दिया। तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी हैं वो आप यूज करिए। अब इसके अलावा जो हमारी किचन में यूज आते हैं, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा एग सेल्स, जो अंडे के छिलके होते हैं। देखिए एग सेल्स का बहुत वाइड यूज होता है और इसको सारी दुनिया यूज करती है, और एग सेल्स का मल्टीपल यूज है, इसको डिफरेंट वे में आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे को पास कंप्लेंट करते हैं जी हमारे गमलों में चींटियां बहुत आती हैं, आपके इंसेक्ट्स आते हैं जो क्रीपिंग इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, स्लंग्स आ जाते हैं, ये हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं। यदि आप एग सेल्स को क्रश करके आप उसके फ्लेक्स बना लेते हैं और आप अपने सरफेस पे डाल देते हैं, गमले के सरफेस पे, तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपको आने, ये बिल्कुल स्नेक्स और स्नेल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बहुत सी ऐसी फ्लाइज होती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी, इवन जो आपकी इंसेक्ट्स होते हैं, जो चींटियां होती हैं, वो भी उसके पास नहीं आएंगी। तो पहला यूज आपका है कि उसने आपने फ्लेक्स बनाया और आपने सरफेस पे एज ए मल्चिंग डाल दिया। सेकंड, यदि आपने इसको थोड़ा पाउडरी फॉर्म में कर लिया और आप गमलों के अंदर इसको गुड़ाई करके मिला देते हैं, तो ये आपका कैल्शियम का और कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स है। साथ में क्या करता है, ये जैसे बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के रूट्स को डेवलप करने के लिए। जब आप एग सेल्स यूज करते हैं तो आपके प्लांट्स की रूट डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाती है। साथ में ये क्या करता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एग फ्लेक्स जब होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं तो आप उसमें लेयरिंग बना देते हैं। वो लेयरिंग की वजह से क्या होता है, उसमें एयर और टेम्परेचर दोनों का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी रूट्स बड़ी हेल्दी होती हैं। तो एग सेल्स का बहुत जबरदस्त यूज होता है। सेकेंडली, जब आप एग्स को बॉयल करते हैं, देखिए इस बात को तो आप नोट करिए, जो भी बॉइलिंग वाटर होता है आपका, जब आप सब्जियां बॉईल करें, आप चाहे एग्स बॉईल करें, आप आलू बॉईल करें, वो जो पानी होता है उस पानी को आप फेंके नहीं, वो पानी आपके काम का है। उस पानी को ठंडा करके आप अपने प्लांट्स में डालिए, तो आप डबल पर्पस करेंगे। एक तो आपका पानी की बचत होगी, सेकेंडली आप उसको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस बना लीजिए, जो भी बॉइलिंग वाटर है आप उसको यूज करिए। अब इसके अलावा अब आपकी किचन में आते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, आपके दूध है, दही है, छाछ है, ये आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। अब आपको शायद जिन लोगों ने मेरे फार्म पे देखा है या मेरे वीडियोस देखे हैं या मेरे प्रोडक्ट देखे हैं, उनको पता है कि छाछ और दही, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रामबान, ये रामबान की तरह काम करता है आपके प्लांट्स पे, फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी और फ्रूटिंग प्लांट्स पे स्पेशली। तो आपके घर में दूध, दही और छाछ ये एवरीडे यूज होता है, और एवरीडे आप उसको यदि प्रैक्टिस में बनाएं तो आप देखेंगे आपके प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब कैसे होगा, आप इनके जैसे दूध लेके आते हैं, नॉर्मली आज की तारीख में हम लोग पोली बैग का दूध लेके आते हैं। पोली बैग में जो लेफ्ट ओवर मिल्क होता है, उसका पानी जब हम धोते हैं, या आपका जो यूटेंसिल आपने बर्तन निकाल लिया, उसमें जो व्हाइटनेस आती है, जो दूध का पानी है, उस पानी को आप प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। दूध का पानी, दूध मतलब बेसिकली उसमें दूध का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1 लीटर पानी में आधा लीटर दूध मिला दिया। आपको क्या करना है कि इट्स ए मिल्की वाटर, मींस 1 लीटर यदि पानी है तो उसमें 2 या 3 चम्मच मैक्सिमम दूध का हो, वो यदि आप स्प्रे करेंगे अपने प्लांट्स पे तो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपका सवाल होगा दूध में ऐसा क्या है? अब आप देखिए, दूध कैल्शियम एनरिच करता है, दूध में कैल्शियम बहुत है, दूध में प्रोटीन्स हैं। तो दूध का जो कैल्शियम है वो डायरेक्ट सोलेबल होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट। जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स उसको डायरेक्ट इंटेक्ट करते हैं, और वो कैल्शियम प्लांट्स की फूड इंटेक्ट को बढ़ाता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो दूध बड़ा सिंपल है, आप यूज करिए। अब आपका सवाल है छाछ या दही। छाछ का मल्टीपल यूज है। एक तो आप डायरेक्ट छाछ को स्प्रे कर सकते हैं पतला करके प्लांट्स पे। सेकेंडली जो मैं यूज करता हूं, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, छाछ को हम लोग फर्मेंटेड करते हैं। तो छाछ को फर्मेंटेशन कैसे करना है ये प्लीज आप नोट करिए। ये बहुत बहुत यूजफुल ट्रिक है और ये बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसको आप नोट करिए। आपने एक अर्धन पोट लेना है, मटका, आपने कोई मेटल पोट नहीं लेना, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। आपने सिर्फ और सिर्फ अर्धन पोट लेना है। अर्धन पोट में आपने, फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 5 लीटर का अर्धन पोट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसी हिसाब से रेशियो बना लेंगे। 5 लीटर का यदि आपके पास अर्धन पोट है, आप उसमें करीब 1 लीटर छाछ डालिए। छाछ, मैं दही की बात नहीं कर रहा हूं, आपको छाछ डालनी है।
आप उसमें छाछ डालिए, उस छाछ में आप उससे, जैसे 1 लीटर आपने छाछ डाली, आपने उसमें 3 लीटर पानी मिला देना है। मतलब मटके को ऊपर का 1/20 पार्ट, मतलब आपका ऊपर का कुछ पार्ट खाली रहना चाहिए, मतलब आपका पोट 80% फिल हो जाए छाछ और पानी के साथ में। आपने पानी मिला दिया, उसके बाद आपने उसमें हल्का सा 1 चुटकी, मतलब आपका 2 या 3 ग्राम काला नमक, काला नमक नहीं हो, रॉक सॉल्ट आपके पास होगा वो, या फिर आपके पास वो नौसादर, वो नहीं हो तो कुछ नहीं, आपके पास हाजमोला की गोली आप ले सकते हैं। 1 गोली हाजमोला की आप उसमें डाल दीजिए छाछ के अंदर। उस मटके को आपने कवर करना है, लेकिन पैक नहीं करना। आपने कवर किससे करना है? कपड़े से, सो दैट उसमें ब्रीदिंग होती रहे। आपने कपड़े से उसका मुंह को बांध देना है, और उस मटके को आपने ऐसी जगह रखना है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो, ओपन एरिया में, लेकिन शेड एरिया में रख देना है जहां धूप नहीं पड़ती हो। इस मटके को आपने वहां रखने के बाद आपने शुरू में 2 या 3 दिन तक, जैसे आज आपने रखा, कल आप उसको हल्का सा मिलाइए, स्टिर करिए, फिर कवर करके रख दीजिए। आपको 3 दिन लगातार उसको मिलाना है, दिन में 1 या 2 बार आप मिला के छोड़ दो। अब उसको फर्मेंटेशन होना है। अब ये फर्मेंटेशन डिपेंड करेगा आपके वेदर के ऊपर। यदि अभी आप रखेंगे तो इसको फर्मेंटेशन में 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। गर्मियों में ये आपका 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, बारिश में भी आप 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। फर्मेंटेशन को टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, जब आप उसके लिड को ओपन करेंगे आपको इसमें स्मेल आएगी, बदबू नहीं आएगी। देखिए बड़ा फर्क है। एक होता है बैड स्टिंग कि आप ऑर्डर मतलब उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, एक होता है जिसको आप फील कर सकते हैं। एक स्मेल आएगी, अजीब सी खट्टापन की स्मेल आएगी। सेकेंडली उसके सरफेस पे आपको येलोइश वो मिलेगा, बबल्स मिलेंगे, येलो बबल्स, डोटेड येलो बबल्स मिलेंगे, मींस वो फर्मेंटेड हो गया है। अब आपको क्या करना है? उसको बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से उसको आपको मिला देना है उस छाछ को, जो फर्मेंटेड छाछ है। अब उसको आपने क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन है, जैसे 5 लीटर में आपका 4 लीटर सॉल्यूशन बना, 1 लीटर छाछ थी, 4 लीटर पानी था, लेकिन वो फर्मेंटेड सॉल्यूशन आपका 4 लीटर बन गया। इसको आपने 1/10 के रेशियो में, मतलब आपने 40 लीटर इसका पानी बना लेना है। 1/10 के रेशियो में आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए, और ये डाइल्यूशन आपको प्लांट्स के रूट्स के अंदर डालना है, प्लांट्स के रूट्स में डालना है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो आपका, फ्लावरिंग प्लांट हो, या वेजिटेबल्स हो। आप उसको गमलों के या अपने बेड्स में डालिए, रूट्स में डालिए। उसके बाद आप इसका कमाल देखिए। तो छाछ, अब आपका ये सवाल होगा कि इस छाछ से फर्मेंटेशन के बाद इसमें क्या होता है। तो देखिए, ये बेसिकली से बैक्टीरिया डेवलप करता है। बैक्टीरियाज क्या होते हैं कि कुछ हमारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, कुछ हमारे जो हार्मफुल हैं। ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, ये बैक्टीरिया रूट्स के अंदर नाइट्रोजन कैल्शियम फिक्सेशन का काम करते हैं। ये रूट्स को उतना पावरफुल बना देते हैं कि वो सारा कुछ एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्स करेगा और कैल्शियम एनरिच करेगा, तो आपके प्लांट्स में डिफिशियंसी नहीं आएगी। ये बहुत सुपर एप्लीकेशन है जो मैं यूज करता हूं, मेरे और टोटल ओवरचार्ज पर मेरा यूज होता है। अब इसके अलावा दही, जैसे छाछ का आपको, अब आपका बचता है दही का भी क्या करें हम लोग, दही कई बार बच जाता है। इनकेस आपके यहां दही बचता है और दही आपका खट्टा हो गया, जब दही आपका खट्टा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्टली खट्टा हो गया दही आपका, आप उस दही को मैश करिए, पानी में मिलाइए, और उसको आप अपने रूट्स में, प्लांट्स के रिंग पे डालिए। रूट्स के बिल्कुल प्लांट के क्लोज में नहीं डालना, अपने रिंग्स पे आप डालिए उसको पतला करके, वो भी आपका प्लांट्स को बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली, उस दही से कई तरह की डिजीज, खासकर जैसे आपकी बग्स आती हैं, ये बग्स नहीं आएंगी, बिल्कुल भी बग्स नहीं आएंगी। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि बग्स को भगाने के लिए। सेकेंडली, जो आपके कई बार आपका कंप्लेंट होती है कि जब आपका फ्लावर आता है, फ्लावर के नीचे बर्ड्स जब बनती हैं, उसके नीचे ब्लैक बग्स बन जाती हैं। ब्लैक बग्स को भगाने के लिए मैं आपको एक स्पेशल फार्मूला बता रहा हूं। जो ये मैं आपको बता रहा हूं, दही खट्टा हो गया, बिल्कुल इतना खट्टा हो गया कि आप टॉलरेट नहीं कर सकते, उस दही को आप पानी मिला के छानिए। आप उसको कपड़े से छानना है, आपको दही यूज नहीं करना है। जो पानी निकलेगा उसका छना हुआ पानी, उस छने हुए पानी में आपने ओनियन पील्स, प्याज के छिलके भिगो देने हैं। आप गौर करिए, नोट करिए इस चीज को, दही जब खट्टा हो जाए उसको आपको कपड़े में डालना है, बारीक कपड़े में, और उसको पानी को निकालना है। वो जो पानी निकलेगा, उस पानी में आपने प्याज के छिलके डिप करने हैं,
और उसको 2 या 3 दिन तक रखना है। उस पानी का आप स्प्रे करिए, आप देखेंगे चमत्कार, बग्स का नाम निशान नहीं रहेगा। जो ब्लैक बग्स आती हैं आपके फ्लावर्स के नीचे, जो आपके फ्लावर्स को ओपन नहीं होने देती, आप देखेंगे बिल्कुल साफ। तीसरा स्प्रे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बग्स बिल्कुल साफ है। तो ये देखिए, किचन में इतनी पावर है कि आप अपने गार्डन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कुछ और ट्रीटमेंट्स पे। जैसे मैंने प्याज की बात करी आपको, एक हमारा ट्रीटमेंट होता है टोबैको का, तंबाकू का, जो बेसिकली किचन से नहीं है, लेकिन आप बड़ा इजीली उसको कर सकते हैं। आपका कोई भी ड्राइवर, आपका माली या कोई भी जिसकी आपको हेल्प मिलती है, यदि आप कच्चा तंबाकू मंगा सकते हैं, टोबैको लीव्स, उससे बढ़िया कोई एप्लीकेशन नहीं है। कच्चा तंबाकू को यदि आप फर्मेंटेड कर सकते हो, पानी, वो बहुत यूजफुल है। यदि आपके पास वो इम्प्रैक्टिकल है कि आप कच्चा तंबाकू नहीं मंगा सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना, अगेन आपके ड्राइवर की, माली की, आपके चौकीदार की, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप उनको बोलिए बीड़ी आप ले लें, जो बीड़ी पीते हैं। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिगरेट में फिल्टर्ड होता है। आप बीड़ी, आप 2 या 3 बीड़ी लीजिए, उसको क्रश करिए अच्छे से, क्रश करके कांच के बोतल में आप उसको डालिए, पानी डालिए, और उसी के अंदर आपने प्याज के छिलके डाल देने। उसी टोबैको में आपने जैसे 2 या 3 बीड़ियां 1 लीटर पानी में आपने डाली है, उसमें आपने 3 या 4 प्याज के छिलके उसमें डाल देने हैं और उसको बंद कर देना है और उसको अच्छे से हिला देना है। आप 3 से 4 दिन तक उसको रखिए और उस पानी को आप अपने पंप में भरिए, उसको डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, और आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करिए। आप देखेंगे बग्स, जो इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके अलावा किचन से और जो आप यूज कर सकते हैं, मैं 1 बाय 1 वो आपको बताता हूं। आपके पास किचन के अंदर बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है। बेकिंग सोडा, आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसमें आप 1 चम्मच ईडेबल ऑयल, कोई भी ईडेबल ऑयल जो आप यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर रहे हैं या आप मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं, कोई भी ईडेबल, उसको आप अच्छे से मिलाइए। जब आप उसको मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मिल जाएगा। उसको आपने पानी में मिलाना है। अब आपका सवाल होगा ऑयल पानी में कैसे मिलेगा? तो देखिए, जब आप बेकिंग सोडा उसमें मिला देंगे तो ऑयल इमल्सीफाई हो जाएगा और वो पानी में मिल जाएगा। तो आपने बेकिंग सोडा को ऑयल में मिला के और आपने पानी मिला देना है, और उस पानी को जितने भी आपके सक्युलेंट्स हैं, स्पेशली सक्युलेंट्स एंड कैक्टस, उनके लिए रामबाण है, उनमें आपका इनको स्प्रे करना है, रूट्स के पास में डालना है। तो आप देखेंगे जो सक्युलेंट्स में जो गलन होती है, जो गलते हैं प्लांट्स, वो नहीं होंगे। बेकिंग सोडा ऑयल के साथ आप सक्युलेंट्स में यूज करेंगे, बहुत पावरफुल चीज है। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, आप अपने किचन में मेथी यूज करती हैं, दाना मेथी, जो फेंग शुई होती है, दाना मेथी होती है। दाना मेथी का एक बहुत अच्छा यूज है हमारे पोटेड प्लांट्स के लिए, जिनको पोटेड प्लांट्स में टर्माइट्स की या रूट बोरर की, जो कीड़ा जड़ को काटता है, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो आप दाना मेथी को क्रश करिए, दाना मेथी साबुत होती है, आप उसको पहले भिगो दीजिए, हल्का सा क्रश करिए, क्रश करने के बाद आप उसको भिगो के रखिए, उसको 7 से 8 दिन तक भिगो कर रखिए। देखिए पूरी तरह फूल के तैयार हो जाएगी। आपने उसको मैश करना है, लेकिन हाई स्पीड मिक्सी से नहीं करना, आपने हैंड ग्राइंडर से आप धीरे धीरे उसको मैश करिए, और वो एक ग्रेनुअल आपका एक पानी बन जाएगा, उसमें दानेदार टुकड़े टुकड़े रहेंगे। उसको आप यदि उन प्लांट्स की जड़ों में डालते हैं जिनमें जड़ों में गलन होती है, या रूट्स में दीमक लग रही है, या आपको रूट बुरर लग रहा है, तो आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये आप बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे वो टिप्स हैं जो मैं अक्सर आपकी, स्पेशली मैंने नोएडा क्लास में तो कई बार बताया है, अब मैं आपको वो टिप्स बताता हूं जो आप रेगुलर यूज करें तो आपके प्लांट्स में डिजीज आएंगी नहीं। पहला, आपको देखिए हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करनी है प्लांट्स को, मतलब हम लोग अच्छा हाइजीनिक रखेंगे तो आपके प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब हाइजीन करने के लिए प्लांट्स को 2 या 3 स्प्रे होते हैं, अल्टरनेट स्प्रे होते हैं। ये आपको इसका प्रोसेस समझना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका लिक्विड सोप है, हाथ धोने का साबुन, आपको हैवी डिटर्जेंट नहीं लेना है, सर्फ नहीं लेना है, लिक्विड डिटर्जेंट, फॉर एन एग्जांपल आप इजी ले सकते हैं, आप लाइफ बॉय ले सकते हैं, आप डिटोल सोप ले सकते हैं, जो भी आप अवेलेबल आपके पास हो। 1 लीटर पानी में आप 2 या 3 पिंच, मतलब 5 ग्राम आपने यदि हैंड वॉश यूज किया है, उसमें उतना ही आप नीम ऑयल मिला लीजिए। नीम ऑयल इजीली अवेलेबल है मार्केट में। नीम ऑयल और साबुन का पानी, इसको आपने एक हैबिट बनानी है। आप अपने गार्डन को, प्लांट्स को, इंडोर हो आउटडोर हो, फॉलिएज जो भी हो, उनको आपने थोरोली वॉश करना है।
तो पहला स्टेप आपका प्लांट्स की वॉशिंग करनी है विद सोपी वाटर एंड नीम ऑयल, पहला स्टेप। अब जिस दिन आप वॉश कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे आपने एक और स्टेप लेना है जो ट्राइड, टेस्टेड एंड नाउ वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। आपने अगले दिन व्हाइट विनेगर, देखिए गौर करिए, मैं विनेगर की बात कर रहा हूं तो व्हाइट विनेगर बता रहा हूं आपको, ब्लैक विनेगर या एप्पल साइडर नहीं लेना, व्हाइट विनेगर लेना है। और व्हाइट विनेगर जब जहां तक हो सके आप नेचुरल लीजिए। तो व्हाइट विनेगर, अगेन आप फार्मूला लिखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर, 5 ml व्हाइट विनेगर एंड 5 ml फ्रेश लाइम जूस। फ्रेश लाइम जूस 1 चम्मच, व्हाइट विनेगर 1 चम्मच, 1 लीटर पानी, ये फार्मूला है। इसको आपने प्लांट्स को थोरोली स्प्रे करना है। तो पहला स्टेप, पहले दिन आपने किया साबुन का पानी, नींबू का पानी, साबुन का पानी और नीम का तेल। अगले दिन आपको व्हाइट विनेगर और फ्रेश लाइम जूस आपने स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे आपके प्लांट्स में मतलब 60 to 80 एयरबोर्न डिजीज है वो आएंगी ही नहीं। ये प्रिकॉशन है, ये आप प्रिकॉशन लेंगे अपने प्लांट्स में तो आप देखेंगे कि कोई डिजीज आएगी ही नहीं। प्लांट्स इतने हेल्दी होंगे, प्लांट्स इतने शाइनिंग करेंगे। और ये आई थिंक मेरे को 2-3 साल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं और मेरे को बड़ा फीडबैक मिलता है। दीपा जी इसकी विटनेस हैं और भी बहुत लोग विटनेस है जिन्होंने इसको यूज किया, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा हैक हो गया। अब आप देखिए, अब कई लोगों का सवाल होता है, सब आपने नींबू भी बता दिया, विरका भी बता दिया, आपने हमको छाछ भी बता दिया, आपने हमको दूध भी बता दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, आप कंफ्यूज ना करें। आप एक रोटेशन बनाइए। आपने नीम और साबुन और विनेगर और नींबू, ये आपने प्रैक्टिस बनानी है। आपने एवरी फोर्टनाइट इसको स्प्रे करना है। तो आप एक शेड्यूल बना के चलेंगे। उसके इन बिटवीन आपको जब फीड करना हो, न्यूट्रिशंस देने हो, तो आप बाकी हैक्स को आप यूज करिए। तो ये डिफरेंट है बिल्कुल, आपको आपस में मिक्सअप नहीं करना है। तो ये सुपर है। अब इसके अलावा एक और चीज आपके किचन में अवेलेबल है, अजवाइन। अजवाइन का हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत वाइडली यूज है। अजवाइन जैसे हम लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, वो प्लांट्स के लिए भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अजवाइन को यदि आप बॉयल करते हैं, अजवाइन का पानी बॉयल करने के बाद यदि आप उसकी रूट्स पे डालते हैं, वंस इन ए सीजन, यदि आप जैसे हर 2 महीने में 3 महीने एक बार भी आप डालते हैं, तो आप देखेंगे आपके प्लांट्स के रूट्स में कभी भी रोटन नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो अजवाइन आप यूज कर सकते हैं। अब फंगस की जहां तक बात आती है, बड़े लोगों के कंप्लेंट होते हैं कि हमारे प्लांट्स में फंगस लग गई। गार्लिक, लहसुन एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे किचन में जो एवरी डे एवरी किचन में काम आता है। लहसुन हमारे लिए बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है हमारे प्लांट्स को फंगस से बचाने के लिए। अब लहसुन का क्या करना है, आपने सब्जी मंडी से या रेडी वाले से लहसुन कौन सा लेना है, जो लहसुन येलो हो गया हो, जिसमें ऑयल फॉर्म हो गई हो। फ्रेश लहसुन उतना काम नहीं करेगा जितना फर्मेंटेड लहसुन काम करेगा। जो लहसुन पीला पड़ जाता है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं मरा हुआ लहसुन, लेकिन वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो ऑयली होना चाहिए। जब आप उसको क्रश करेंगे तो आपके हाथ में चिपचिपा होगा, ऑयली होगा। तो वो लहसुन जो ऑयल बना चुका है, उस लहसुन को आप कलेक्ट करिए, बड़े आराम से मिल जाएगा। अब इसका फार्मूला कैसे बनना है मैं आपको बताता हूं। आप करीब 2 लीटर पानी लीजिए। 2 लीटर पानी को उसमें आपने 250 ग्राम गार्लिक पोड्स, जो पीले लहसुन है, उसको आप डालिए, क्रश करके डालिए, क्रश करके डालिए और उसको बॉईल करिए, लो फ्लेम पे बॉईल करिए। और आप इतना बॉईल करिए कि वो पानी जो 2 लीटर पानी है वो बॉईल होते होते 500 ml आ जाए, मतलब 1/4 रह जाए। आपको सिम पे बॉईल करना है और इसमें आपको 1 घंटा लग सकता है। आप उसको ठंडा करिए, उसको छानिए, छानने के बाद वो पानी आप किसी कांच की बोतल में आप रख सकते हैं। वो गार्लिक वाटर, जो गार्लिक सॉलिड है, वो आप प्लांट्स की रूट में डाल दीजिए। ये गार्लिक वाटर एब्सोल्युटली फंगीसाइड बन गया। ये फंगीसाइड आप डाइल्यूट करके प्लांट्स की रूट्स में टाइम टू टाइम अप्लाई करिए, आप देखेंगे आपको फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही चीज जो लोगों को कंप्लेंट होती है कर्ली वायरस की, खासकर चिलीज में, टमाटोज में, इनमें कर्ली वायरस लगता है। यदि आपने कर्ली वायरस का क्योर किया विद द गार्लिक वाटर, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगेन, ये एप्लीकेशन आपको कर्ली वायरस के लिए इनिशियल स्टेज पे करना होगा, सैपलिंग स्टेज पे। यदि कर्ली वायरस एडवांस हो गया है तो ये कर्ली वायरस को खत्म नहीं करेगा, रोक देगा। तो कर्ली वायरस नहीं आए, इसके लिए आपने
जो भी आप सेपलिंग्स लेके आते हो उसको जैसे हम लोग बेबिस्टिन में डिप करके लगाते हैं, उसके बजाय आप गार्लिक वाटर में डिप करके लगाइए और टाइमली गार्लिक वाटर का एप्लीकेशन आप करिए, आप देखेंगे आपकी कर्ली वायरस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं जो आपके गार्डन से ही अवेलेबल होती हैं और बड़े आराम से आप कर सकते हो। अक्सर मैं आपको बताया करता हूं कि पीले फूल, येलो फ्लावर्स, स्पेशली मैरीगोल्ड, जिसको हम लोग गेंदा बोलते हैं, देसी गेंदा। अब देखिए यहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, मैं गेंदा की बात कर रहा हूं, देसी गेंदा मैरीगोल्ड जो खुशबू देता है। मैं हाइब्रिड F1 मैरीगोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े वाले फूल। जो देसी गेंदा आता है, छोटा फूल होता है, बहुत हाई तेज उसकी स्टिंग होती है, आपको वो ड्राई करना, जिसकी माला मिलती है बाजार में मंदिर के सामने, आपको वो मालाएं, वो फूल ड्राई कर लेने। आप उसको ड्राई करने का बड़ा आसान तरीका, माला को किसी छायादार जगह में टाक दीजिए, बहुत आराम से ड्राई हो जाता है। ये जो ड्राई कंपोनेंट है, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये आपने क्या करना है, जब भी आपने स्प्रे करना हो, इसके 5-6 फूल लीजिए ड्राई, इसको बॉईल करिए 1 लीटर पानी में, उसका पूरा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाएगा, उसको आप अपने पत्तों पे, पूरे प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड का तो काम करता ही करता है, साथ में ये प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देता है, ये पिगमेंटेशन बढ़ाता है। ये आपका सॉल्यूशन स्टोरेबल नहीं है, इसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती, इसलिए मैंने कहा आप ड्राई करिए और जब आपको यूज करना हो उसको बॉईल करिए और आप यूज करिए। इसका मल्टीपल यूज है, आपके प्लांट्स का फ्लावर का कलर बहुत बढ़ेगा, आपके ईडेबल फ्रूट्स हैं या सब्जियां, उनका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा उसमें, बिकॉज ये इसका सीधा सीधा है पिगमेंटेशन से रिलेशन, ये पिगमेंट्स बढ़ाता है। तो आपके जो भी फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उसकी हाई पिगमेंटेशन हो जाएगी, आपका कलर और टेस्ट एनहेंस करेगा। तो येलो फ्लावर्स आपका हो गया। अब मैं आपको एक वंडरफुल चीज और बताता हूं, आपके आसपास देखिए 2 या 3 तरह के पेड़ जरूर मिल जाते हैं। पीपल का पेड़ वो जरूर मिलेगा, नीम का पेड़ आपके यहां जरूर मिलेगा, एलोवेरा सबके पास होती है, हर घर में आज की डेट में एलोवेरा का वो हो गया। पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, एलोवेरा, इसके अलावा दिल्ली में खासकर हर जगह जामुन हमको सब जगह मिलता है, जामुन के पत्ते। उसके अलावा 5वां पत्ता आप अल्टरनेट कुछ भी ले सकते हैं, आप अनार का पत्ता ले सकते हैं, आप अमरूद का पत्ता ले सकते हैं, आप नींबू का पत्ता ले सकते हैं। तो 5 तरह के पत्ते आप फिर से नोट करिए, पीपल का पत्ता, आपको एलोवेरा, नीम का पत्ता, जामुन, आप अर्जुन ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, और आप बोले तो ये 5 तरह के पत्ते इक्वल अमाउंट में, मतलब आपने इक्वल बाय वेट। जैसे एलोवेरा का तो एक ही पत्ता सफिशिएंट होगा क्योंकि वो सक्लेंट है, वेट होता है उसमें। बाकी आपने जैसे फॉर एन एग्जांपल आधा केजी पत्ते लिए हैं, आपको क्या करना है, इनको चॉप करना है, मतलब हल्के हल्के बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है। काटने के बाद अगेन आपको अर्दन पोट लेना है, अर्दन पोट। आप इस बात को ध्यान रखिए, आप कोई भी मेटल पोट नहीं लें, मेटल पोट में केमिकल रिएक्ट होगा और वो हो सकता है पॉइजनस हो जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अर्दन पोट, सिर्फ मटका यूज करना है। तो ये 5 तरह के पत्ते आपने इक्वल अमाउंट में लेके और आपने मटके में भरने हैं और उसमें पानी डाल देना है। आपने पानी इतना डालना है कि पूरा का पूरा आपका जो भी मास है, जो सॉलिड मास है, वो कवर हो जाए, और उसको आपने अगेन कपड़े से बंद करके रख देना है। लेटेड फर्मेंटेड, इसको फर्मेंटेड होने दीजिए। इसको फर्मेंटेशन में 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। आप उसके बाद उसको एक लकड़ी से किसी चीज से बहुत अच्छे से मिलाइए और उस पानी को छान लीजिए। जो सॉलिड वेस्ट बचता है वो आप अपनी कंपोस्ट में डाल दीजिए, आप अपने गमलों में डालिए, सरफेस में मिलाइए, एज ए कंपोस्ट काम करेगा। जो पानी है उस पानी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड इंसेक्टिसाइड है, और ये खाली आपके प्लांट्स के डिजीज, उसको इंसेक्ट्स को नहीं मारता। यदि आपने इसको हम लोग बोलते हैं पंचपर्णी तत्व, और ये फार्मूला केरला के ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस है। केरला ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये लोग जैसे हम लोग पंचगव्य करते हैं, पंचपर्णी तत्व बोलते हैं वो लोग, वो पंचपर्णी है। ये आप यूज करिए, इससे आपके इवन घर के कॉकरोच और मॉस्किटो तक खत्म हो जाते हैं। यदि आप इसको अपने ड्रेन्स में डालते हैं तो आपके कॉकरोच भी गायब हो जाएंगे। यदि आपने इसको टाइमली मोपिंग पे करवाया तो आपके जो मक्खियां हैं या हाउस फ्लाइज हैं, मच्छर, वो भी नहीं आएंगे इससे।
तो ये मल्टीपल यूज, आप अपने गार्डन में स्प्रे करेंगे, आप देखिए गार्डन में मॉस्किटो बहुत कम हो जाएंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी नहीं आएंगी, फ्लाइंग इंसेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ये पंचपर्णी का, ये एक आपका पोलन बूस्टर है। इसमें एक ऐसे नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंड जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको इनवाइट करता है। देखिए हमारे गार्डन में हेल्थ के लिए हमको इको फ्रेंडली हमारे पोलन एजेंट्स चाहिए, जैसे आपकी मधुमक्खी होगी, तितलियां होगी, बर्ड्स हैं, इनको हमको इनवाइट करना होता है। जब आप केमिकल स्प्रे करते हो तो ये लोग खत्म हो जाते हैं, तो आपका गार्डन हेल्दी नहीं रहता। आपके गार्डन में इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो ये जो पंचपर्णी है, पंचपर्णी में जो कंपोनेंट उसका जो ओरा है वो मक्खियों, उसको मधुमक्खियों को, तितलियों को इनवाइट करता है, ये बर्ड्स को इनवाइट करता है। तो जब ये चीजें आपके गार्डन में आएंगी तो आपके गार्डन में ऑब्वियसली जब इनका इन्फ्लेटेशन बढ़ेगा, आपके फ्लावर्स की साइज बढ़ेगी, आपके क्रॉस पोलिनेशन बहुत ज्यादा होगी। तो ये बेसिक्स हैं जो आपके गार्डन में एक, इसको हम लोग या तो आप गार्डनिंग हैक्स बोल सकते हैं, किचन हैक्स बोल सकते हैं, और ये परफेक्ट है। और ये ऐसी चीजें हैं, इसको आपको करने में किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। आप कोई केमिकल फॉर्मुलेशन करते हैं तो आपको रिस्क फैक्टर है, आप एलर्जिक हो सकते हैं, आपको टॉक्सिसिटी हो सकता है, आप उसका गलत यूज करेंगे। लेकिन इन चीजों का स्प्रे या पानी या आपका अपने ऊपर भी गिर गया, बॉडी पे भी गिर गया, कहीं कोई हार्मफुल नहीं है। केमिकल आपकी आंखों में जा सकता है, लेकिन इनका सॉल्यूशन जो मैंने बताया कोई भी ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस नहीं है। गलती से आपकी आंख में चला जाए, कान में चले जाए, मुंह में चले जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिकल्स का 1 ml भी आपके लिए फेटल हो सकता है। और ये सारे गार्डनिंग हैक्स ऐसे हैं जो इजीली आप खुद कर सकते हैं अपने आप। और ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये मैं खुद यूज करता हूं, मैंने सारे रिसर्च करने के बाद सब आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। और बहुत से मेरे गार्डनिंग हैक्स ऐसे हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आपने देखा है। तो विवेक जी, आई थिंक गार्डनिंग हैक्स के ऊपर हमारा काफी कुछ बता दिया मैंने। अब इसके ऊपर सवाल ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लें। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। विवेक जी, गार्डनिंग हैक्स के ऊपर किसी का सवाल हम 1 by 1 ले लें पहले। देख लेता हूँ मैं अभी तो। एक ग्रीन स्लरी का क्वेश्चन था, नीना सिंघानिया जी ने पूछा है, कैन यू रिपीट ऑन दैट? ग्रीन स्लरी पे था या कुछ और पे था? ओके, ग्रीन सैलरी के मैं आपको रिपीट कर देता हूं। ग्रीन सैलरी बेसिकली जो भी ग्रीन लीव्स आपकी हैं, किचन का लेफ्ट ओवर है, आपका पालक है, मेथी है, आपके मटर के छिलके हैं, जो भी लेफ्ट ओवर आप किचन में रखते हैं, आप उनको बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप उसको ठंडा होने दीजिए, उसको क्रश करके सैलरी बना लीजिए चटनी की तरह। और मैंने देखिए इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपके सोयल यदि एसिडिक है तो आपको विनेगर नहीं मिलाना, अदरवाइज आप उसमें विनेगर मिलाइए। उसके बाद उस सैलरी को डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स की रूट्स में डालिए, ये आपका बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक्स सर। दूसरा एक सवाल है, पंचपर्णी में डॉक्टर ममता का की डाइल्यूशन क्या होनी चाहिए? डाइल्यूशन महेश जी, इवन ग्रीन स्लरी के लिए पूछ रहे हैं कि उसकी डाइल्यूशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए ग्रीन सैलरी का डाइल्यूशन बेसिकली इसका कोई रेशो नहीं है। ग्रीन सैलरी आपने कितनी थिक बनाई है या कितनी वो बनाई, उसके मतलब एक प्रैक्टिकली डाइल्यूट हो जानी चाहिए और आपके रूट्स में मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सैलरी डाली और लुगदी की तरह वो रूट्स पे पड़ा हुआ है। मतलब एक फिजिबल, एक प्रैक्टिकल आपका उसके अंदर मिला के, और ताकि जड़ों में मिल जाए। वो हो सकता है जैसे आपने आधा किलो पालक से बनाया, हो सकता है आपने 2 किलो से बनाया, तो इसका कोई रेशियो नहीं है। आप एक प्रैक्टिकल वे में कि पतला हो और जड़ों में चले जाए, उस तरह से आप डाइल्यूट कर लीजिए। तो उसमें विनेगर कितना डालना चाहिए? हाँ, ये आपको ध्यान रखना कि विनेगर आपने, जैसे मैंने बोला 2 लीटर का यदि आपके पास सैलरी है, जैसे आपने ग्रीन सैलरी 2 लीटर तक बना रखी, तो उसमें 5 से 10 ml आप विनेगर डाल दीजिए। और नेक्स्ट सर यही था कि आपने अभी जो बताया ना पंचपर्णी का, हाँ, तो उसकी डाइल्यूशन डॉक्टर ममता सर पूछ रही है। अच्छा देखिए, पंचपर्णी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आधा किलो जैसे आपने लिया है और आपने मटके में डाला है, उसका भी डाइल्यूशन प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से होना चाहिए कि वो आपकी जड़ों में मिल जाए। आप ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, आप बार बार डालिए, कोई इशू नहीं, कम डाइल्यूट करेंगे, लेकिन उसको गुड़ाई करके मिलाना है, वो जड़ के नीचे जाए। सरफेस पे मल्चिंग नहीं करनी उसकी, आपको सरफेस की मिट्टी में मिलाना है उसको, पंचपर्णी को। सर इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे बाकी चीजें जब हम डालते हैं तो मॉइस्ट होती है सॉइल,
इसमें भी सॉइल मॉइस्ट रखें या उसको थोड़ा अच्छा। झक्का लगाने वाला काम करना देखिए, है? हाँ, अब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, आपको कभी भी, ये एक थंब रूल है, जब भी कोई भी आप एप्लीकेशन करें, चाहे वो आपके न्यूट्रिशंस की हो, मैन्योर की हो, आप उससे पहले पानी को एक दिन बंद कर दें। एक दिन पहले आप पानी देना बंद करें, उसकी गुड़ाई करें, फिर आप ये अप्लाई करें। ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा देगा। हेलो सर, और कोई सवाल तो नहीं है। ओके। इस पे एक सर और सवाल नहीं है। और एक हाँ अभी आया कि पंचपर्णी को स्ट्रेन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेन तो करेंगे, वरना पानी निकलेगा कैसे? देखिए, पंचपर्णी में आप कंफ्यूज मत करिए, दो चीजें हैं पंचपर्णी में, एक उसका पानी और एक उसका सॉलिड मास। जो आपने हाँ जी। छान लिया, छानने के बाद उसमें जो सॉलिड बचा, वो तो आपने गमले में मिलाना है, और जो पंचपर्णी का पानी है वो आपने ठीक है स्प्रे सर। करना है। ये कंफ्यूज मत करिए आप, पानी स्प्रे ठीक करना है। है, और जो सॉलिड है वो आपको जमीन में मिलाना है। ठीक। हाँ, तो विवेक, फिर shall we have a group photograph and then we can take how to prepare for your next winters? श्योर। Requesting all members, आप अपने वीडियो ऑन कर लें प्लीज फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ। सर आप शिवांश को बुला लो। शिवांश को बुलाऊं? शिवांश को लेके आओ भाई। आप एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जरूर। शिवांश की मम्मी भी क्लास ले रही है मेरे सामने बैठे बैठे, नोट करिए सब कुछ। बच्चों को अच्छा भूख दीपा लगी। जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो मैंने आपको विनेगर और लाइम जूस का बताया हुआ है आपको, उसका हाँ, सर, कितने लोगों के साथ आपको रेस्पॉन्स मिला है, और किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? सर एक्चुअली जब आपने पहली दफा केजीए के ग्रुप में बताया था, उसके बाद हाँ। जो हम लोगों ने डालना शुरू किया था, इस साल तो खैर ज्यादा नहीं करा, पिछले साल उससे पहले करा था, तो कोई मीली बग्स या एफिड्स वगैरह का कोई उस पे आया ही नहीं है सर। आएगा ही नहीं। हाँ ये जी, जो और शिवांश आ गए हैं ग्रुप के लिए। हाँ जी, चलिए विवेक फोटोग्राफ। थैंक यू। हेलो, Smiling. स्माइली स्माइली। Yeah. Very nice, God bless you. थैंक यू सर। थैंक यू। Very good. Goodbye. जाओ मम्मा के पास जाओ। विवेक आपने ले ली फोटोग्राफ? विवेक, अब विवेक मिसिंग हो गए। हेलो yes, विवेक। यस हाँ जी, यस। हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, थैंक यू सर। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे ले लें। बिल्कुल। हाँ तो जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अभी हमारे सीजनल फुल ब्लूम पे हैं, या ब्लूम पे आने वाले हैं, और हम नेक्स्ट विंटर्स के लिए क्या तैयारी करें, और इनमें से कैसे हम लोग बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। हम लोग इनके सैपलिंग बचाने के लिए, इनके सीड्स बचाने के लिए, या क्या प्रिकॉशन ले कि हमारा अगला नेक्स्ट है। तो देखिए, अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले तो गुलदाउदी मैक्सिमम लोगों की ओवर हो चुकी है, उसमें शक्कर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी टाइम है उनके शक्कर्स को निकाल के और ग्राउंड करने का या पोटिंग करने का, और उसकी जो कटिंग्स होती हैं वैरायटीज की, कटिंग्स बनाने का ये बेस्ट टाइम है। लोग अभी गुलदाउदी पे सोचते ही नहीं है, जबकि आपको सोच लेना चाहिए। तो आपको गुलदाउदी की शक्कर्स निकाल के ग्राउंड में कर देनी है, या आपके जो मदर पोर्ट्स आप बनाना चाहते हो उसमें आप कर देनी है। तो पहला प्रिकॉशन ये, जो कटिंग्स आप लगाना चाहते हो गुलदाउदी की, आपकी कोरियम वैरायटी हो या बटन वैरायटी, उनकी कटिंग्स आप लगा दीजिए। अभी एक गमले में 15-15, 20-20 कटिंग लगा दीजिए, या ग्राउंड में आप लगा दीजिए। तो पहला स्टेप आपको ये करना, सो दैट आपको जून जुलाई में जब आप कटिंग्स लेना चाहें, उस समय आपका पूरा स्टॉक, रेडी स्टॉक और हेल्दी स्टॉक तैयार हो। और इसके लिए आप यदि रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता हूं कि मैंने अभी आज ये किया है, ऐसा किया है। तो पहला आपको गुलदाउदी के ऊपर करना है। अब इसके बाद ब्लूम आपका स्टार्ट हो गया सारे सीजनल फ्लावर्स के ऊपर। अब लोगों की अक्सर होता है कि हमारे सीजनल फ्लावर्स का जब हम लोग बीज लेते हैं अपने यहां से, उनकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती, या उनकी सीडलिंग्स बहुत अच्छी नहीं होती, उसका एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों को मजबूरी में हर साल बाहर से सीड खरीदने पड़ते हैं, हर साल बाहर से सैपलिंग खरीदनी पड़ती है। जबकि मेरा यह मानना है कि कुछ प्लांट्स को छोड़ के, जैसे आपका डबल पिटूनिया है या डबल आपकी पेंजी है, ये कुछ प्लांट छोड़ के बाकी सारे सीड्स आप अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहां गलती करते हैं, कहां मिस्टेक करते हैं, या क्या स्टेप आप छोड़ते हैं, उस पर आपको गौर करना है। देखिए, कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर पॉट
अपना बेस्ट प्रोडक्ट कब देता है? एंड में नहीं देता, बिगिनिंग में देता है। जब वो एक तरह से हम कहते हैं ना कि इस समय इनकी जवानी, जैसे आप अपनी एज पे देखिए, आदमी 25 से 40 साल के बीच में मोस्ट एक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो वही फ्लावर प्लॉट के साथ में जब आपका ब्लूम स्टार्ट होता है, जब आपका फ्लावर पॉट परफेक्ट ब्लूम पे हो, आप उसी समय अपने गमलों में से बेस्ट प्लांट्स को छांट लीजिए, 2 या 3 गमले, और उनको आप सीड कलेक्शन के लिए अलग कर दीजिए। उसको ग्रुप में मत रखिए, आप 2-2, 3-3 प्लांट्स रखे अलग करिए, सो दैट उसमें क्रॉस पोलन नहीं हो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो। सेकेंडली, जब वो आपके अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स सूखना शुरू हो, ड्राई होना शुरू हो, उसी समय आप उनको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम में खिल रहा है, लास्ट में जब ये जाने का टाइम होगा उस समय के फ्लावर्स लेंगे। जब क्या होता है कि जो एंड के फ्लावर्स होते हैं, जो गोन मतलब बाय बाय टाइमिंग के फ्लावर्स होते हैं, उसमें वो पोटेंशियल नहीं होती, उसका सीड उतनी क्वालिटी का नहीं होगा जो मिडिल टाइम का सीड होगा। तो आपको ब्लूम के बाद जब आपका पॉट परफेक्ट ब्लूम पे हो, उसी समय आपको फ्लावर सेलेक्ट करके और उनके सीड्स ले लेने चाहिए। सेकेंडली, जो हम लोग गलती करते हैं, सीड्स को हम लोग पूरी तरह से ड्राई नहीं करते। सीड को कलेक्ट करने के बाद उसको एक मॉइस्चर उसको ड्राई करनी होती। कई बार क्या होता है कि आपने मॉइस्चर ज्यादा आपने पैकेज कर दिया तो वो उसमें फंगस लग जाएगी, सीड खत्म हो जाता है। जब आप नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं तो उसमें सीड में जर्मिनेशन नहीं होती। तो सीड को ड्राई करना, उसके मॉइस्चर को हटाना, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, सीड्स को आप क्या करते हो कि गलती से कई बार मैंने देखा कि वो सीड पैकेट्स में पैक कर देते हैं, पॉलिथीन में पैक करके रख देते हैं, या आपका कैरी बैग आता है उसमें बांधा, कैरी बैग को आपने नोट किया, बांध दिया। कभी भी सीड को आपने स्टोर पॉलिथीन में या कैरी बैग में या जहां एयर नहीं हो वहां नहीं करना है। आपने पहले इसको पेपर पे ड्राई करिए, पेपर बैग्स में रखिए और कार्डबोर्ड में रखिए और ड्राई एंड कूल पैलेस में रखिए। ये आपका प्रिकॉशन है। अब आपने सीड कलेक्ट करने के बाद, या सीड कलेक्ट जब आप करते हो प्लांट्स को नेक्स्ट विंटर के लिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स नहीं, तो हम लोग शक्कर से तैयार करते हैं, जैसे गुलदाउदी है या आपका जरबेरा है या और भी प्लांट्स है। तो इनके मदर प्लांट्स को आप गर्मियों में बचाइए। इनको जैसे ही आपने गर्मी स्टार्ट होती है, आप इनको ऐसी जगह ग्राउंड कर दीजिए जहां पे बहुत तेज स्क्रोचिंग हीट नहीं हो। अब आपका ये सवाल होगा कि टेरेस से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टेरेसेस में जब पॉसिबल नहीं है तो आप उसको ऐसी जगह रखिए जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो, आपके और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके बीच में आप रखिए, अदरवाइज गर्मी में वो बचेंगे नहीं। जब आप सीड्स रखते हो या सीड को आप स्टोर करते हो, उसमें आप कोई भी फंगिसाइड जरूर अप्लाई करिए। बिना फंगिसाइड लगाए आप सीड को स्टोर करोगे तो सीड्स में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज तेज गर्मी के बाद जब बारिशें आती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उस समय फंगस लग जाता है। और टाइम टू टाइम आपने जो भी कलेक्ट किया है उस कलेक्शन को संभालते रहिए, आप उसको रख के भूल मत जाया करो। कई बार होता है कि आपने रख दिया, आप अक्टूबर में निकालते हो, जब तक पता चलता है वो सब कुछ फॉरगोन हो गया। तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है। सेकेंडली, आपने क्या करना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आपने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एन एग्जांपल, आपने जैसे स्टॉक ले लिया, आपने 2 या 3 गमले लिए, आपको लगता है कि हमारा ये पर्टिकुलर फ्लावर है जो हमको अगले साल चाहिए 2 गमलों में, तो आप उसमें कोशिश करिए, यदि आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें खुद पोलन करके सीड्स तैयार करिए। ये आप कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी इसको करें तो अपने खुद के बीज बना के अगले साल के लिए आप तैयार कर सकते हैं इसमें। सेकेंडली, जो इसमें 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूं कि जब आप इनके प्लांट्स को निकालते हैं, आप फेंकते हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जितना भी वेजिटेटिव पार्ट होता है, फ्लावर्स होता है, आप उसको सीधा के सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, मिट्टी को फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, फ्लावर्स ऑफ होने के बाद जो भी आपके फ्लावर पॉट्स हैं, उनका टोटल वेजिटेटिव पार्ट विद रूट्स टू फ्लावर्स, उनको आप कंपोस्ट करिए। जैसे आपकी गुलदाउदी है, आप अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं आपकी गुलदाउदी का ये रीजन क्या है, तो मैं अपनी गुलदाउदी का जितना भी वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको मैं कंपोस्ट करता हूं और वो कंपोस्ट में वापस गुलदाउदी में यूज करता हूं। तो जितने भी फ्लावर पॉट्स आपके हैं, उनके वेजिटेटिव पार्टों को आपको फेंकना नहीं है, उसका आप कंपोस्टिंग करिए और वो कंपोस्टिंग आप अपने फ्लावर पॉट्स में फिर से खिलाइए। तो आप देखेंगे जो भी लॉस है, देखिए जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, उसके स्टेम है, उसके ड्राई फ्लावर्स हैं, जितने फूल सूखते हैं आप उनको फेंकिए मत, उनको कंपोस्ट करिए। वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो जितना भी विंटर फ्लावर्स है आपका ऑफ होते जा रहा है, आप काट काट के फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, वो मत करिए, ये प्रैक्टिस आप रोक दीजिए, आप कंपोस्टिंग करिए। अब अगेन आपका सवाल कि हम कंपोस्टिंग कर नहीं पाते हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ी कंपोस्टिंग नहीं करनी। जितने विंटर फ्लावर्स हैं, आप यदि 1-2 अच्छे मटके लें
और मैं इसके लिए आपको बहुत जल्दी मैं वीडियो एक दे रहा हूं आपके सामने, मटकों में आप फ्लावर्स के साथ कैसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जितने भी आपके विंटर सीजन के फ्लावर्स हैं, आप उनको कंपोस्ट करिए मटके में, और 1 या 2 मटका आप अपने टेरेस पे इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वो जो फ्लावर्स का कंपोस्ट बनेगा मटके में, उसकी एक डोज भी आपके फ्लावर्स को बहुत जबरदस्त बूस्ट करती है। जो कई बार आपका ये होता है कि आपके फ्लावर्स इतने शाइनिंग, इतने बड़े, इतने ब्राइट क्यों हैं, उसका रीजन यही है कि मैं इनको टोटल फ्लावर्स का कंपोस्ट और फ्रूट्स का कंपोस्ट मैं इनको फीड करता हूं। उसकी वजह से इनका नेचुरल ओरा बढ़ता है। देखिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करना, एनपीके देना, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, प्लांट्स को एक टेम्परेरी बूस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जो फ्लावर्स में हैं, प्लांट्स में अपने आप में हैं, यदि आप ये फीड करते हो तो आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट विंटर है, यही प्लांट आपका ओरा और उसके फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी, परफेक्ट होगी। दूसरा, इस समय देखिए इस समय गुलाब ब्लूम पे है। मैं आपको एक और टिप दे रहा हूं, जो देसी गुलाब होता है, मैं हाइब्रिड गुलाब की बात नहीं कर रहा हूं, जो देसी गुलाब है, लाल गुलाब खुशबू वाला, उसके पत्ते हम लोग बहुत यूज करते हैं, गुलकंद बनाते हैं, ड्राई आपके आई थिंक फेस पैक भी में यूज होता है। तो यदि गुलाब के पत्ते आपने सुखा लिए, वो सूखने के बाद काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल काला पत्ता हो जाएगा, लेकिन यदि आप उसको सुखा लेते हो गुलाब के पत्तों को, उसका पाउडर आप बना लेते हो, उसके पाउडर को आप यदि बॉयल करके, उसका अगेन ड्राई पाउडर स्टोरेबल है, लेकिन वो वेट आपने सॉल्यूशन बना लिया, वो उसकी लाइफ नहीं होती। तो आपने देसी गुलाब, उसके पत्तों का पाउडर बना के रखना है, और उस पाउडर को 1 चम्मच को आपने यदि बॉईल किया, आधा लीटर पानी में लिक्विड बनाया, उसका यदि आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हो, वो भी आपका एक बहुत जबरदस्त बूस्टर है आपके प्लांट्स के कलर के लिए और फ्लावर के साइज के लिए। तो ये भी एक हैक है जो मैंने आपको बताना भूल गया था, ये आप यूज करिए। अब विंटर्स की जो सीजन अभी आपकी जो बाय बाय कर रही है, आपको 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूं। आपको अभी क्या करना है कि जो भी आपका प्लांट है, आपने उसमें स्क्रूटनी करना स्टार्ट कर देनी है दो चीजों की। एक, जो सबसे हेल्दी प्लांट है, एक जो डिजीज है। तो जो प्लांट डिजीज है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, उनको आप उठा के बाहर फेंक दीजिए, उसको हटा दीजिए, सो दैट वो डिजीज उसके साथ चली जाए, आगे स्प्रेड न करें। ये एक प्रिकॉशनरी मेथड है जो आपको कर देना चाहिए। हेल्दी प्लांट्स को अलग कर देना चाहिए, सो दैट आप उसको हेल्दी स्टॉक ले सकें। तो आप डिजीज प्लांट बाहर करिए, हेल्दी प्लांट को आप सेपरेट करिए। ये आपको एक टिप है जो आपको यूज करनी चाहिए। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कि कुछ फ्लावर्स आपको ड्राई करने हैं, आपके मैरीगोल्ड आपको ड्राई करने हैं, आपको बहुत यूज होंगे, आपको गुलाब आपको यूज करने हैं, वो आपका परफेक्टली यूज होगा। इसके अलावा एक आपका जो प्लांट है सिनेरेरिया, सिनेरेरिया के फ्लावर्स बहुत आते हैं, उसके पत्ते बहुत यूजफुल है। सिनेरेरिया प्लांट की एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। सिनेरेरिया के यदि आपने पत्ते देखिए, जो उसके पत्ता काफी बड़ा होता है, सिनेरेरिया का पत्तों को आप कोशिश करिए थोड़ा सा ड्राई कर लिए, या उसको एक अलग से कंपोस्ट बना लीजिए। सिनेरेरिया, इस पर्टिकुलर प्लांट को आप ध्यान रखें, सिनेरेरिया के पत्तों को आपने ड्राई कर लेना है और वो पाउडर बन जाएगा, एक जैसे आपका धनिया पाउडर होता है उसकी तरह से पाउडर बन जाएगा। यदि आप ये पाउडर बना लेते हैं सिनेरेरिया के पत्तों का, आपने क्या करना है, जब आप नेक्स्ट ईयर आप सीडलिंग्स लगाते हो, इस पाउडर को आप लिक्विड बनाओ, आप अपनी सीडलिंग्स या सीड्स इसके थ्रू आप लगाओ, आप देखेंगे आपके प्लांट्स में जो फंगस लगती है, कर्ली वायरस से रूट वुंडर, वो नहीं होगा। ये पिछले 2 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसमें मेरे को 80% सक्सेस मिल गया। जिनको मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे खासकर टमाटर और मिर्ची, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और ये टिप, ये जो पर्टिकुलर सिनेरिया की टिप है, जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि मैं लोगों से सीखता हूं, ये चीज मैंने गोवा में सीखी थी। गोवा में मैंने देखा कि वहां पे सिनेरिया वाइल्ड फ्लावर होता है, हमारे यहाँ हाइब्रिड है, वहां वाइल्ड फ्लावर होता है, उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन पत्तों को इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर वो पेस्ट बना के वो अपनी सीड्स डालते हैं। मैंने पर्टिकुलर जाके उनको देखा क्या रीजन है। अब इसका अभी तक मेरे को रीजन नहीं पता चला इसमें क्या है, वो मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, बट ये इफेक्टिव है। तो सिनेरेरिया क्योंकि आपके गमलों में होगा, उसके पत्ते बहुत बड़े हैं, इजीली ड्राई हो जाते हैं, तो आप ये काम करिए। सीड्स बहुत परफेक्टली अपने कलेक्ट करने हैं विंटर्स के लिए, और अभी टाइम है, आप अपने समर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेरा पहला बैच समर्स का लग चुका है, जो समर्स के हैं, जो कुकर बिट्स हैं, सारे के सारा फर्स्ट बैच ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुका है। तो आप अपने
विंटर फ्लावर्स ऑफ हो उससे पहले ही आप समर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। समर की सीडलिंग्स डालना, चाहे फ्लावर्स की हो चाहे आपके सीजनल वेजिटेबल्स की हो, उसको आप डालना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल है कि सिनेरेरिया की लीव्स या पेटल्स। सिनेरेरिया की लीव्स, जो उसके लीव्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हमको यूज करना है सिनेरेरिया, फ्लावर्स को नहीं, लीव्स को यूज करना है। हाँ दीपा जी, इसके लिए हम लोग पूछ सकते हैं, लोगों के सवाल होंगे। Exactly. Members, any questions regarding this? आप अगर हैं तो आप माइक से ही बोले खोल के बता दीजिए, पूछ लीजिए। आई थिंक आपने इतनी क्लियरली बताया, आई डोंट थिंक क्वेश्चंस किसी के पास होंगे। कोई बेध्यानी में बैठा होगा तो हो सकते हैं। नहीं वैसे भी आया। I have a question. So it's hello. या Hello. Yeah. Hello, can I speak? Okay, please take the lead. Yeah, you take it. I'm Dr. Chaudhary. या I just know that Cinerea maritima is used as an eye drop in homeopathic medicines by German remedies. yes You know, for Yeah. preventing cataract. So it definitely has some property which is very beneficial. Definitely, ma'am. I'm searching on that. I'm basically researching on that. What kind of the properties Cinerea leaves have? That Cinerea maritima is the best for that eye drop. It's worldwide known. But for the plants, for the roots, what it reacts, that I'm searching. So जैसे मुझे अभी होता है, but it's useful. I used it already. और ये बहुत useful हुआ है. That's why I share with you all. Okay, thank you. Sir, I am Poonam Mutreja. Yeah, please. I would like to know, is there a difference in using hybrid Cineraria leaves or the Desi? Because Desi we don't find anything. No, ma'am. I told the Desi wild Cinerea. Hybrid Cinerea has lost its property. Okay, but we don't Ordinary. get it here. Easily, Poonam ma'am. ji, you If- get Desi Cineraria in a big way. All the big Okay. Cineraria are all Desi varieties. The dwarf देसी वैरायटी hybrid देखिए is आप, मैंने आपको बोला ना Okay. कि गोवा में मैंने देखा वाइल्ड वैरायटी को ये लोग यूज करते हैं, तो मैंने हाँ बोला जी। देसी वैरायटी इफेक्टिव है। मैंने अगेन ठीक है। जो आपका सवाल है मेरे पास भी आया था, मैंने जी। हाइब्रिड के साथ भी किया। हाइब्रिड जी। वाले लीव्स के अंदर मेरा सक्सेस रेट कम रहा और इंडिजिनस जो देसी वैरायटी है उसका सक्सेस रेट ज्यादा रहा। इट मींस द वाइल्ड वैरायटी विल वर्क मोर इफेक्टिवली। Definitely. Thank you, sir. Thank you. So the thing is, all those who have grown Desi Cineraria, please save the seeds and the leaves for all. एक leaf bank बनाते हैं सबके use. Yeah, please. I think do that. या अमृता जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मिसेस मंकट? मैं ये पूछ रही थी कि इसको बॉईल करके we use the same amount as earlier, say 2 cups of dried leaves, boiled it, reduced to 1 cup, or we can dilute as in needed. See, I tell you, like जैसे आपको इसका ड्राई पाउडर बना लेना है, once you have the dry powder, like 1 TSP means 5 to 10 grams of the dry powder, Okay. half liter of water, you boil it. You boil 5-10 minutes, so it's a liquid now. So you have to apply that liquid in the bed where you are growing the seedlings or the seeds. Okay. Thank you, sir. Yeah, That clears Infusion the doubt. basically बना के आप कह रहे हैं कि बेड में डालें ना कि अलग अलग उसमें डिप करके लगाते चलें। आप डिप करके भी लगाइए और साथ में बेड में डालिए, दोनों तरह से वर्क करेगा ये। ओह वेरी गुड सर। एक क्वेश्चन अजवाइन लीव्स के प्रोपोर्शन के बारे में था, आपने जो पहले किचन के उससे बताया था कि अजवाइन कितनी डालनी, कितने पानी में उसको फिर करना है। देखिए मैं आपको बता, अजवाइन को क्या होता है कि अजवाइन का अगेन आप आधा लीटर पानी में करीब 25 ग्राम अजवाइन आप लीजिए। ओके 5 टीस्पून। हाँ 5 TSP, आधा लीटर पानी, उसी रेशो में बढ़ाइए, इसको बॉईल करिए। अब देखिए बॉईल करने में आपका पता चल जाएगा कि पानी में, देखिए बिकॉज अब किचन में आपको इजीली जब अजवाइन यूज करते हैं तो पानी का कलर बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा। हाँ जी, आपको लगेगा जब उसको पानी को आप उंगली से लेके अपने टंग्स पे टच करेंगी तो लगेगा कि बहुत अच्छा टेस्ट अजवाइन का बन चुका है। तो मतलब अजवाइन का एक्सट्रैक्ट पूरा आ गया है आपके पानी में, तो आप पानी को यूज करिए। ये आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, रूट्स में भी आप डाल सकते हैं, और आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं अजवाइन को। Oh, very nice. Deepa, I hope that answers your question. Any more questions, members? Quickly. नहीं तो सेशन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं फिर भी कोई इशू नहीं है, आप ग्रुप में डालिए, मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं, आरके गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, उनका कोई
आप पूछिए प्लीज क्वेश्चन। आर.के. गुप्ता जी। गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। मिश्रा जी आपके लिए शाबाशी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर शुभ्रा कह रही हैं। थैंक यू, गुप्ता थैंक जी यू। ने आई थिंक गलती से हैंड अप कर लिया होगा। थैंक यू सर। अगर आपका सवाल बाद में पूछ लीजिएगा देन वी कैन डू दैट। So members, if there are no more questions, I'll thank Mr. Mishra on behalf of our society. One last call. Okay. Mahesh ji, a small token of our appreciation Yes, I got it. given I by got the it. society. Thank you very much I for got it. taking time out from your busy time with your grandson. And No, I'm no, sorry, no. I आपके tell you for the Noida especially and all wealth कि कभी भी कोई भी लोग मुझे बुलाते हैं तो I'm very happy to share my experience and my knowledge. मुझे लगता है कि मेरे को आप लोग है ना बहुत डे बाय डे मुझे है ना ज्यादा पावरफुल बनाते जा रहे हो आप। मैं और एक्सपेरिमेंट करते जाऊं। वेरी गुड सर। अब हम आपके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सिनेरेरिया लीव्स और उसके पीछे का राज जानने के लिए वेट कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही मैं आपको बहुत पता बहुत चलेगा, do share करिए। बहुत जल्दी मैं इसको रिफाइन करने वाला हूं और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं अभी। जैसे मुझे लगेगा कि वो एक्सपेरिमेंट शेयर करने चाहिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो आप सुन के काफी अम्यूज होंगे या एंजॉय भी करेंगे कि वी हैव one member sitting in London right now listening to the session and one member in the US listening to our session. वाह वाह वाह, मतलब इट्स नाउ वर्ल्ड वाइड। देखिए आपने, आपके गेस्ट तो नहीं आए मगर हमने अपने गेस्ट बाहर से बुला लिए। नहीं उन्होंने एक मैसेज किया था सुबह बट आई मे बी थिंक उनको हो सकता है मिल नहीं पाया होगा। हाँ ये भी हो मे बी बिकॉज लेया फ्रॉम द फिलीपींस वो सारे सेशन ज्वाइन करती है हाँ जी। एंड आई टेल यू लेया बेसिकली फिलीपींस में ऑर्गेनाइज करवाती हैं और मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनकी स्कूल्स में अभी एक तरह से क्लास स्टार्ट हो गई है और वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन माय हाँ जी। करिकुलम मेरे सब्जेक्ट अच्छा। मेरे इनको लेके और उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करवा दी है फिलीपींस में। ओके अच्छा सर, एक बात बिफोर वी क्लोज डाउन एंड लीव द सेशन मेंबर्स, it's I would personally like to thank Vivek ji who has been doing this session and a very happy birthday Vivek ji to you. Oh, Vivek ji, happy birthday. Thank you so much. So I guess on behalf of the society members who've been joining us, Vivek ji, a very, very happy birthday once again. And Thank have you. a great evening. Thank you. Bye. Sir. Bye. Thank you very much, sir. Thank you everyone. Thanks for attending. Thanks Mr. Azi. ओके वेलकम। फिर भी किसी का सवाल हो तो प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। Definitely, sir. Thank you so much. Bye bye. वेलकम वेलकम बाय थैंक यू।